Hello students, today we will learn about the need for DBMS. Means why do we need a DBMS? Database Management System की हमें ज़रूरत होती क्यों है? Why we need it? So first of all, a DBMS means a database management system is a software which is used for easy, efficient and reliable data processing and management. And it can be used for फर्स्ट क्रिएशन ऑफ द डेटाबेस मीन्स डेटाबेस को क्रिएट करने के लिए जिसमें हम डेटा स्टोर कर सकें. सेकेंड वन, रिट्रीवल ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम द डेटाबेस. जो डेटाबेस हमने क्रिएट किया है उसमें जो इन्फॉर्मेशन स्टोरेड है उस इन्फॉर्मेशन को रिट्रीव करना, उसको एक्सेस करना. एंड द थर्ड वन इज़ अपडेटिंग द डेटाबेस. जो भी डेटाबेस हमने क्रिएट किया है उसमें इन्फॉर्मेशन स्टोर की है उसको अपडेट करना. अपडेट मीन्स उसमें न्यू इन्फॉर्मेशन को इंसर्ट करना एंड ऑलरेडी एग्जिस्ट इन्फॉर्मेशन उसको डिलीट करना. सो अपडेशन इंक्लूड बोथ इंसर्शन एंड डिलीशन. एंड द फोर्थ वन इज़ मैनेजिंग ए डेटाबेस. जो डेटाबेस हमने क्रिएट किया है जिसमें इंफॉर्मेशन स्टोरेज है उसको मैनेज करना. सो इट प्रोवाइड्स अस विद मैनी फंक्शनलिटीज एंड इज़ मोर एडवांटेजेस देन द ट्रेडिशनल फाइल सिस्टम. Now, need for DBMS in a glance. First, data retrieval. Second, data redundancy, data integrity, data security, and data indexing. So first, processing queries and object management. In a traditional file systems, means in a file system we cannot store data in the form of objects. In practical world application, the data stored in object and not files. So in a file system, some application software maps the data stored in files to objects so that can be used further. But we can directly store data in the form of objects in the database management system, means in the DBMS. So the application level code needs to be written to handle, store and scan through the data in a file system, whereas a DBMS gives us the ability to query the database. Means जो database में data storage है उस डेटा को एक्सेस करना हो, लाइक उसको रिट्रीव करना हो, अपडेट करना हो, तो इन सब ऑपरेशंस के लिए हमें एक क्वेरी की ज़रूरत होती है. वी नीड ए स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज लाइक SQL. एक क्वेरी लैंग्वेज जो होता है, क्वेरीज के थ्रू ही हम डेटाबेस में जो डेटा स्टोर है उससे इंटरेक्ट कर सकते हैं, उसको चाहे अपडेट कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं, रिट्रीव कर सकते हैं. सो फर्स्ट नीड इज़ query processing. For processing a query to retrieve the data or to manage the database. जैसे हम देखते हैं यूजर्स जो होता है वो डेटाबेस को डायरेक्ट के लिए एक DBMS सिस्टम होता है, बट यूजर DBMS से भी डायरेक्टली कनेक्ट नहीं हो सकता. उसके लिए उसे एक एप्लीकेशन मीन्स एक क्वेरी लैंग्वेज जो होती है, एक प्रोग्राम जो होता है उसकी ज़रूरत होती है. उसके लिए वो DBMS से इंटरेक्ट होता है. देन DBMS जो होता है वो डेटाबेस से कनेक्ट होती है. देन डेटाबेस से जो भी इंफॉर्मेशन है वो एक्सट्रैक्ट करके बेस्ड ऑन दी क्वेरी वो यूजर्स को प्रोवाइड करता है. देन सेकंड इज कंट्रोलिंग रिडंडेंसी एंड सेम डेटा एग्जिस्ट इन डेटाबेस. दिस लीड टू डेटा रिडंडेंसी. मीन्स डेटा अगर मोर देन वन प्लेस पे डिफरेंट प्लेसेस पे सेम डेटा एग्जिस्ट करता है, देन दिस लीड्स टू डेटा रिडंडेंसी. बट व्हेन द सेम डेटा एग्जिस्ट इन मल्टीपल प्लेसेस इन डिफरेंट फॉर्मेट, देन इट लीड्स टू inconsistency. So first, redundancy refers to repeated instances of the same data. A database system provides redundancy control, whereas in a file system same data may be stored multiple times. For example, if a student is studying to different educational programs in the same college, say engineering and history, then his information such as the phone number, address may be stored multiple times, once in engineering department and the second one history department. Therefore, it increases time taken to access and store the data. So this may also lead to inconsistent data sets in both places. So a DBMS uses data normalization to avoid the data redundancy and duplicates. Data redundancy. स्टूडेंट आईडी, स्टूडेंट नेम, टीचर. हम देखते हैं कि टीचर आईडी लाइक स्टूडेंट 1 2 3 4 के लिए यहाँ एक
टीचर आईडी स्टूडेंट 1 स्टूडेंट आईडी 2 दोनों के लिए सेम टीचर आईडी 1 एंड 1 गिवन है एंड उन दोनों के लिए टीचर नेम जो है वो सेम है P and P एंड सेम इन द केस ऑफ स्टूडेंट आईडी 3 एंड 4 के लिए देखा जाए तो यहाँ पे टीचर आईडी 2 है एंड द टीचर नेम इज Q। तो हम देखते हैं स्टूडेंट आईडी फर्स्ट एंड सेकंड के लिए टीचर नेम और टीचर आईडी फिर से रिपीट होता है एंड स्टूडेंट आईडी 3 एंड 4 के लिए अगेन टीचर आईडी 2 2 एंड द टीचर नेम Q अगेन रिपीट होता है। तो इसको अवॉइड करने के लिए हम एक न्यू टेबल क्रिएट करते हैं जिसमें टीचर आईडी एंड टीचर नेम इंक्लूड करते हैं। इसमें 2 एट्रीब्यूट्स रहते हैं, टीचर आईडी और टीचर नेम। एंड जो फर्स्ट टेबल से हम टीचर नेम को अलग करके एक न्यू टेबल क्रिएट करते हैं जिसमें टीचर आईडी एंड टीचर नेम होगा। देन द फर्स्ट टेबल कंटेन ओनली 3 एट्रीब्यूट्स, स्टूडेंट आईडी, स्टूडेंट नेम एंड टीचर आईडी, दिस वन। सो यहाँ जब हम स्टूडेंट आईडी 1 के करस्पॉन्डिंग देखेंगे टीचर आईडी 1 है, स्टूडेंट आईडी 2 के करस्पॉन्डिंग टीचर आईडी 1 है, तो हम टीचर्स की टेबल में देखेंगे कि टीचर आईडी 1 के लिए कौन सा टीचर अलॉट किया गया है, दिस इज टीचर P। एंड इन द सेम इन द केस ऑफ टीचर स्टूडेंट आईडी 3 एंड 4 के लिए देखेंगे यहाँ टीचर आईडी 2 और 3 है। तो टीचर आईडी में हम देखते हैं टीचर आईडी 2 के लिए टीचर नेम है Q। तो इस तरह से हम डेटा की जो रिडंडेंसी है उसको रिड्यूस कर सकते हैं एंड इट कैन बी डन बाय द डेटा नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस। एंड थर्ड, efficient memory management and indexing. DBMS makes complex memory management easy to handle in file systems. Files are indexed in place of objects, so query operations require entire file scans. Whereas in a DBMS, object indexing takes place efficiently through database schema based on any attribute of the data or a data property. This helps in fast retrieval of data based on the indexed attribute. Means जहाँ डेटा को इंडेक्सिंग वे में अगर स्टोर किया जाए तो उस इंडेक्सिंग के हेल्प से हम डेटा को इजीली और फास्टली एक्सेस कर सकते हैं, फास्टली उसको रिट्रीव कर सकते हैं। दिस इज द इंडेक्सिंग व्यू। इट इज आउटर ब्लॉक्स, इट इज पॉइंटिंग टू इनर ब्लॉक्स एंड विच इज फर्दर पॉइंटिंग टू data blocks. This is all those same way of indexing. Outer index is inner index, where the outer index is pointing to inner index and the inner index is pointing to data blocks. Next, concurrency control and the transaction management. Several applications allow users to simultaneously access the data. This may lead to inconsistency in data in case files are used. Consider two withdrawal transactions X and Y in which an amount of 100 and 200 is withdrawn from an account. Okay, there are two transactions, transaction X and Y. Withdrawing the amount of 100 and 200 from an account A, initially containing the 1000. So now since these transactions are taking place simultaneously, दोनों ट्रांजेक्शन जो है वो एट द सेम टाइम पर एग्जिस्ट हो रहे हैं, सेम टाइम पर वो ऑपरेशन एग्जीक्यूट होते हैं। सो डिफरेंट ट्रांजेक्शन्स में अपडेट द अकाउंट डिफरेंटली। लाइक एक्स रीड्स 1000 एंड डेबिट 100। एक्स जो ट्रांजेक्शन है वो अकाउंट ए में 1000 रुपीज़ को रीड करेगा, देन डेबिट करेगा उससे 100 रुपीज़ एंड अपडेट द अकाउंट ए टू 900। वेयर इज वाई ऑल्सो रीड्स 1000 and debits 200 and update A to 800. In both cases, account A has wrong information. This results in data inconsistency. A DBMS provides mechanism to deal with this kind of data inconsistency by allowing users to access data concurrently. So a DBMS implements ACID property, atomicity, durability, isolation, consistency properties to ensure efficient transaction management without data corruption. This is the example of there are two transactions, transaction T1 and T2. They both are executing at the same time. And then they lead to some problem in the database. They lead to inconsistency. For example,
एक हॉस्पिटल में अगर कोई पेशेंट है, उस पेशेंट्स की डिफरेंट फाइल्स में डिफरेंट रिकॉर्ड स्टोर किए हुए हैं जिसमें उसका एड्रेस है। सपोज एड्रेस जो है वो मोर देन 1 प्लेसेस के एड्रेस स्टोर किए हैं, और इफ अगर वो पेशेंट का एड्रेस अगर चेंज होता है इन वन फाइल, then it must be changed, must be updated to all other files of the same patient। अगर नहीं होता है तो उस केस में वो डेटा इनकन्सिस्टेंसीज क्रिएट करता है। Then fifth is access control and ease in accessing data। A DBMS can grant access to various users and determine which part and how much of the data can they access from the database, thus removing redundancy। Otherwise, in the file system, separate files have to be created for each user containing the amount of data that they can access। So if a user has to extract specific data, then he needs a code and application to process the task in case of file system। For example, suppose a manager needs a list of all employees having salary greater than X। Okay, suppose a manager have a list of all employees, a manager needs a list of all employees having the salary greater than x एक अमाउंट है, उससे ग्रेटर जो भी सैलरी है वो उन एम्प्लॉयज़ की लिस्ट उसे चाहिए। देन वी नीड टू राइट बिजनेस लॉजिक फॉर द सेम इन केस डेटा इज स्टोरेड इन फाइल्स, बट इन केस ऑफ DBMS इट प्रोवाइड्स ईजी एक्सेस ऑफ द डेटा थ्रू क्वेरीज। बट डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम्स में हम क्वेरीज के थ्रू इस तरह की जो डेटा है उसको ईजिली एक्सेस कर सकते हैं, ईजिली रिट्रीव कर सकते हैं। And whole logic need not be rewritten. Users can specify exactly what they want to extract out of the data। Sixth one is the integrity constraint। Data stored in database must satisfy integrity constraint। For example, consider a database schema consisting of various educational programs offered by universities such as BTech, MTech, BSc, etc. Then we have a schema of students enrolled in these programs। A DBMS ensures that it is only out of one of the programs offered schema that the student is enrolled in, not anything out of the blue। Hence database integrity is preserved। database integrity means होता है, फॉर एग्जाम्पल जहाँ डेटा इनकन्सिस्टेंसी क्रिएट होती है डेटाबेस में, तो उस इनकन्सिस्टेंसी को रिमूव करने के लिए, उसको अवॉइड करने के लिए हमें कंस्टेंट्स की ज़रूरत होती है। कंस्टेंट इज जस्ट लाइक ए कंडीशंस। सो इंटीग्रिटी कंस्टेंट इज यूज्ड टू reduce the data inconsistency, to eliminate the data inconsistency। And the data integrity constraint is divided in different types like domain constraint, entity integrity constraint, and the referential integrity constraint and key constraints। Now apart from all these database management, all these features, a database management system also provides the following: these multiple user interface, data scalability and expandability and flexibility। We can change schema of the database, all schema will be updated according to it। Overall, the time for developing an application is reduced, and security simplifies data storage as it is possible to assign security permissions allowing restricted access to the data। Like this, only authorized user can access the data, like client 1 and client 2 are authorized users which can access the data, and the unauthorized entity cannot access data in a single frame। So why do we need a DBMS? First, easy data handling and data management. Second, provides central store for the data with multiple user access, and third, provides multiple views. Fourth is redundancy is controlled by the data normalization, and unauthorized access is restricted by providing some security, and provides backup and recovery, enforcing integrity constraint to reduce or to remove the inconsistency, and provides concurrency control। So these are the needs of DBMS।